गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये है फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स का पार्ट 5 एंड हमारी अभी लेक्चर एथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमने अभी तक फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं डायरेक्ट तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कीजिए, हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक हमने बेसिकली जो फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स है उसमें हमने देखा कि एथिक्स कितने टाइप में स्टडी होती है। एक तो मेटा, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड। ठीक है, हमारा मेन फोकस नॉर्मेटिव पे था जिसमें 3 थ्योरीज आती है। टीलियोलॉजिकल जो कि एंड्स की बात करती है, डिओंटोलॉजिकल जो कि मीन्स की बात करती है, एंड वर्चू एथिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली हमने टीलियोलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल का देख लिया था, बट टीलियोलॉजिकल एंड डिओंटोलॉजिकल हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वर्चू एथिक्स। सो बेसिकली ये दोनों एक्शन बेस्ड हैं, एक एंड्स को मानता है, एक मीन्स को मानता है, वेयरएज वर्चू एथिक्स इज पर्सन बेस्ड। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्चू एथिक्स क्या है बेसिकली, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक राइट एक्शन वो एक्शन है जो एक वर्चुअस पर्सन विल डू इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, कि समझ लीजिए एक पर्सन एक्स है, अगर वो मानता है कि इन सिचुएशन वाई यू शुड एक्ट इन अ नॉन वायलेंट वे and refrain from violence। इस केस में अगर हम पर्सन एक्स को बहुत मानते हैं और हमारे अकॉर्डिंग वो एक वर्चुअस पर्सन है, तो हमारे लिए एथिक्स क्या हो जाएगा, या फिर एथिकल क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस। एंड हमारे लिए अनएथिकल क्या हो जाएगा, वायलेंस। ठीक है, और ये पर्सन एक्स को आप गांधी जी समझ सकते हैं जो इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, हेंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चू एथिक्स। वर्चू एथिक्स की थ्योरी ये कहती है कि आप एक एक्शन को राइट एक्शन तब मानेंगे जब वो एक पर्टिकुलर वर्चुअस पर्सन वही एक्शन उस सिचुएशन में करेगा। ठीक है, तो इसका वर्चू का मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्चू का मतलब होता है बिहेवियर जो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स शो करता है। ठीक है, एंड ये पर्सन बेस्ड है। एंड इसका कहना ये है कि इफ़ यू बिकम अ वर्चुअस पर्सन देन आवर एक्शन विल ऑटोमेटिकली बिकम एथिकल। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हाई मोरल स्टैंडर्ड्स में मानते हैं, एंड हेंस अगर हम एक वर्चुअस पर्सन बन जाए तो हम ऑटोमेटिकली एथिकल एक्शन करने लग जाएंगे। मतलब फिर वहाँ एथिकल अनएथिकल का सवाल नहीं आएगा। एंड थ्योरिस्ट ये बिलीव करता है कि वर्चुअस पर्सन वो है जो वर्चुअस वे में एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ रेशनल थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली समझो कि एक सिचुएशन है एक्स, या फिर समझ लो एक सिचुएशन ऐसी आई है कि जहाँ पर एक मैन ड्राउन कर रहा है। ठीक है, अब आपका लॉजिक क्या कहेगा इस सेंस में कि उसको बचाओ, सेव द मैन। एंड ये आपके माइंड में इसलिए आया बिकॉज आप रैशनली सोच सकते हैं
अगर आप रैशनली नहीं सोच पाएंगे तो आपके मन में ये आएगा वी शुड मेक अ वीडियो ऑफ द मैन, वीडियो ऑफ ड्राउनिंग मैन। एंड हेंस जो ये वाला एक्शन होगा ये एथिकल हो जाएगा, ये वाला एक्शन जो होगा वो अनएथिकल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब आप रीजन के बेसिस पे एक्ट करते हैं तो आप एथिकली एक्ट करते हैं। ठीक है, सती हैज नो लॉजिक और नो रीजन, सती इज बेसलेस। ठीक है, सती हैज नो लॉजिक, हेंस उसको हम लोग अनएथिकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, वाइल अगर हम बोले कि फिलैंथ्रोपिक वर्क हैज़ अ लॉजिक ऑफ हेल्पिंग, लॉजिक कि यू आर इम्प्रूविंग अदर्स लाइफ, हेंस इट्स एथिकल। जहाँ पर रीजनिंग गई वहाँ पर एथिक्स गया। ठीक है, जैसे इस केस में कोई लॉजिक नहीं था सती के पीछे, इट वॉज जस्ट एन ऑर्थोडॉक्स रिचुअल दैट वॉज फॉलोड कंटिन्यूसली, दैट वॉज एम्ड एट डिग्रेडिंग वुमेन्स पोजिशन। बेसिकली क्रक्स क्या है वर्चू एथिक्स का, वो बोलते हैं कि अगर आप में रैशनल थिंकिंग है आप ऑटोमेटिकली वर्चुअस वे में एक्ट करेंगे एंड आप एक वर्चुअस पर्सन कहलाएंगे। इसमें हम लोग बड़े बड़े फिलोसोफर से कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जो बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। तो 3 फिलोसोफर्स हैं बेसिकली, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। सॉक्रेट्स पहले आए थे एंड प्लेटो इन्हीं के स्टूडेंट थे। ठीक है, एरिस्टोटल उस ज़माने में आए थे जब वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं थी, वुमेन्स पोजीशन वॉज नॉट गुड। इसलिए हम उस एस्पेक्ट में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे क्योंकि वो एक बहुत पर्सन विद साइंटिफिक टेम्पर थे, वो पर्सन विद साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, एंड उन्होंने ही गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया है, गोल्डन मीन कॉन्सेप्ट, जो कि सिमिलर है विद मध्यम पाथ कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, पाथ कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉक्रेट्स से। ओके, सो बेसिकली ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने रीजनिंग करना स्टार्ट किया फॉर द एथिकल सेटअप। जैसे हमने बताया था एथिकल सेटअप मतलब एथिक्स क्या होता है, हमने जो शुरुआती लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी सेट करती है अपने लिए, विच सोसाइटी सेट्स फॉर इटसेल्फ, सेट्स फॉर इटसेल्फ, राइट। अब इन्होंने इसको रीजनिंग, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या था, पहले सब लोग चर्च को सुप्रीम मानते थे, उनके वहाँ पर चर्च इज सुप्रीम, हेंस इसकी ऑर्डर्स को फॉलो करना एथिक्स हुआ, राइट। ऑर्डर्स फॉलो करना को ही हम एथिक्स बोलेंगे, राइट, एथिक्स या फिर एथिकल एक्शन। बट फिर ये आए जिन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, एंड हमने देखा था कि ब्रिटिश में भी जब रेनेसा हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चन किया गया था चर्च की अथॉरिटी को। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक चीज़ बोली कि एवरी टाइम डिबेट्स आर वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि डिबेट्स आर वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये क्या करता है, न्यू लर्निंग को जन्म देता है। कैसे, जब भी हम डिबेट्स करते हैं तो दोनों तरफ से पॉइंट्स जनरेट होते हैं, पॉइंट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनिंग। ठीक है, आप कोई चीज़ को काउंटर करते हैं उसके लिए आप क्या देते हैं, रीजनिंग देते हैं, एंड जब रीजनिंग होगी
तभी आप एथिकली एक्ट कर पाएंगे। जैसे हमने वर्चुअस एथिक्स के एक बेसिक थ्योरी को जब हमने देखा, तभी आप एथिकली एक्ट कर पाएंगे, राइट। हेंस तो सॉक्रेट्स से यही कहना था कि हमें डिबेट्स करना चाहिए, हमें डिस्कशंस करना चाहिए, ताकि हम नई लर्निंग को जन्म दे सकें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो आज इन्वेंशंस हैं वो तभी आए होंगे जब बहुत सारा डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, राइट। डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जब अलग अलग मॉडल आए, एटॉमिक मॉडल, हर मॉडल पे डिबेट्स हुए, एंड उसके कारण क्या हुआ, नया मॉडल्स के इन्वेंशन हुए, ठीक है। हेंस वी शुड डिबेट, वी शुड डिस्कस, ओनली देन न्यू लर्निंग, या फिर क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर सॉक्रेट्स ने शुरुआत की क्वेश्चनिंग करने की, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, उससे क्या हुआ, जो एलाइट ग्रुप था तब का, एलाइट वेर थ्रेटन, एलाइट्स की जो अथॉरिटी थी वो थ्रेट में आ चुकी थी। एलाइट्स अथॉरिटी वेर थ्रेटन, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि वहाँ का एलाइट्स उस टाइम का मतलब जो नोबल क्लास था, ठीक है, प्रीस्टली क्लास वगैरह, उन सबको इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। एंड हमें ये पता है कि जो हर एक रिलीजन में ऐसा हुआ है कि जो प्रीस्टली क्लास होती है हर रिलीजन में, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो बुक्स वगैरह है उनको मोल्ड किया है, ठीक है। एंड क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई इनको क्वेश्चन नहीं करता, इसलिए दे हैव ह्यूज पावर। हेंस जब सॉक्रेट्स ने क्वेश्चन करना शुरू किया तो एलाइट्स की जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, वो थ्रेट में आ चुकी थी, ठीक है। हेंस क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा सॉक्रेट्स को कि वो कंट्री को छोड़ दे। सॉक्रेट्स को कहा कि ही शुड लीव द कंट्री, ही शुड लीव द कंट्री, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो उनकी जान को खतरा है। लेकिन सॉक्रेट्स का ये कहना था कि वो कॉवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो भाग गए तो सिर्फ उनको याद रखा जाएगा, उनकी बिलीफ सिस्टम को नहीं। तो इससे ही एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ मोरल करेज। मतलब कि अगर आप अपनी मोरालिटी, मतलब सॉक्रेट्स की मोरालिटी है, वो क्या कहती थी कि क्वेश्चन करना सही है, वी शुड क्वेश्चन ईच एंड एवरी पर्सन, एंड तभी हमें एक्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि आपकी जान पे ही बनाए, तब भी आप अपने मोरल स्टैंड से हट नहीं रहे, मतलब आप में काफ़ी मोरल करेज है। एंड आज की सोसाइटी में मोरल करेज लैकिंग है, बिकॉज क्या होता है कि लालच या फिर लस्ट या फिर ग्रीड के कारण हम अपनी मोरल करेज भूल जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन किसी आम इंसान के साथ होती तो बोलता हाँ ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं देश छोड़ के भाग जाता हूँ, मेरी लाइफ तो बच जाएगी एटलीस्ट। बट वो ये नहीं सोचेगा कि उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। हेंस उनके अकॉर्डिंग वो एक बहुत करेजियस पर्सन थे, जिन्होंने अपने मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए एलाइट से भी भिड़ गए थे, ठीक है। सो उनका एक और मानना ये था कि जब तक सोसाइटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? और ये गांधी जी का ही मानना था कि ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है। अब जब सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन
and societal participation is not there, participation नहीं है, तो क्या होगा इससे कि सेंटर पे बैठा हुआ एक आदमी, सेंटर पे समझ लीजिए एक एमपी है, हाउ वुड ही नो द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड लेवल सिटीजन बाय सिटिंग इन द पार्लियामेंट? सिटीजन सिटिंग इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो कैसे हो जानेगा? एंड दूसरा ये कि एवरी रीजन हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरी रीजन हैज़ different set of problems, right? Different set of problems. जब डिसेंट्रलाइजेशन और सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होता, उससे क्या होता है, वन साइज फिट फॉर ऑल पॉलिसीज़ निकलती है. इसका एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि आपने बोला कि हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप करना है हर गांव में, और उसके लिए आपने फंड जनरेट किया. अब दो गांव है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है. एक्स में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वेयरएज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. वाई में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है. अब जो ये फंड जनरेट हुआ, ये हेल्थ सेंटर के लिए, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनरेट हुआ, राइट. तो क्या वो इस गांव के कोई काम का है? नहीं. क्या वो इस गांव के काम का है? यस. इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. रादर देन कि फंड इसके लिए जनरेट होता, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एमपी लैड, ठीक है, जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट होता है. मतलब कि एमपीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ फंड दे दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करो. अब वो डिस्क्रिशन है डीएम के पास कि वो उसको हेल्थ में डालना है या उसको एजुकेशन में डालना है, या फिर जहाँ भी ज़रूरत है. तो ये है फ़ायदा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड एमपी लैड इज सच एन एग्जाम्पल, ठीक है. वेरएस जब आप वन साइज फिट फॉर ऑल लाते हैं पॉलिसीज़, तो ये क्या है, ये इसके लिए वेस्ट चला जाता है, हैंस अनयूटिलाइज रह जाता है. वेरएस इस गांव में वो अच्छे से काम करेगा. इसलिए सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इसलिए तो हमारे यहाँ सोसाइटी के पार्टिसिपेशन को लेकर जो डिबेट उठी थी, उस वजह से हमारे यहाँ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है. अमेंडमेंट एक्ट आया था, दैट इज़ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, जहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन हो रहा है. बिकॉज अगर सोसाइटी पार्टिसिपेट करेगी, दे विल ब्रिंग फॉरवर्ड देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है. एंड जब प्रॉब्लम्स लाएंगी तो उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा, एंड उससे डेवलपमेंट होगी. बट अगर सोसाइटी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पता कि प्रॉब्लम क्या है? तो अगर वो अपने हिसाब से अलॉकेट करने लग गए फंड कि चलो हमें पता ही नहीं है, उन्होंने रैंडमली अलॉकेट कर दिया, चलो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करो. अब पूरे देश में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर विलेज में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. वो कौन बताएगा? वो लोग बताएंगे थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, थ्रू ग्राम सभा वगैरह अपनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे वो, और तब जाके प्रॉब्लम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होगी, एंड तब जाके डेवलपमेंट होगा. क्योंकि सेंटर को पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, तो वो फंड या फिर पॉलिसीज़ कैसे लाएगी? वो पॉलिसीज़ फिर कोई डायरेक्शन में ट्रायल एंड एरर वाला इशू हो जाएगा कि चलो ट्रायल करके देखते हैं, ये वाला फंड निकालते हैं, इस बार ये वाली पॉलिसी निकालते, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो दूसरा बदल देंगे, और इससे कितने पैसे वेस्ट होंगे और डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा. इसलिए
सॉक्रेट्स का मानना था कि सोसाइटी पार्टिसिपेशन से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सोसाइटी जब पार्टिसिपेट करेगी, डिस्कस करेगी, जैसे हम बोला डिबेट्स करेगी, तो नए पॉइंट्स फॉरवर्ड आएंगे, न्यू पॉइंट्स आएंगे सामने कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, एंड ये प्रॉब्लम जाके सॉल्यूशन में तब्दील होगी, फिर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है पूरा। हेंस उनका भी मानना था कि जब तक सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, उनका कहना ये है कि ट्रू नॉलेज जो होती है, ठीक है, वो हमेशा विद इन आती है। जैसे प्रॉपर हम कहते हैं ना, प्रॉपर मोटिवेशन जो होता है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इज नेवर एक्सटर्नल, इट इज ऑलवेज इंटरनल। ठीक है, वैसे ही जो ट्रू नॉलेज है वो हमेशा विद इन, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने से आती है। ठीक है, बाय इंट्रोस्पेक्टिंग वन सेल्फ, बाय इंट्रोस्पेक्टिंग वन सेल्फ। ठीक है, तो जितना हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे खुद को भी और सामने वाले को भी, उतना ही नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बाय क्वेश्चनिंग नॉलेज इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस इन नॉलेज। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ सम पीपल हैड द नॉलेज, हमारे यहाँ पर उनको ब्राह्मण्स कहते थे, एंड उनका काम था टू डिसिपिएट टू अदर पीपल। ठीक है, बट फिर क्या ये क्लास एंड कास्ट उसमें डिवाइड हो गया, कास्ट डिवीजन होने लग गया इसके कारण, एंड ये अगली गेम बॉल में टर्न हो गया। लेकिन सॉक्रेट्स का कहना है कि आपको नॉलेज लेने के लिए दूसरों के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, आपको नॉलेज खुद ही के अंदर मिल जाएगी। और ये कहना किसका भी था, तो बुद्धा का भी था ये कहना। उन्होंने नॉलेज मतलब इनलाइटमेंट कैसे हुआ उनका, बाय मेडिटेटिंग। ठीक है, अब मेडिटेशन का मतलब क्या है, एक्चुअली मेडिटेशन का फुल मतलब ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, शांत मन से अपने आप को जानना। तो उससे क्या हुआ, उनका एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, तो उनका भी यही कहना है। अब जब ये उनकी बेसिक पॉइंटर्स है कि उनका क्या क्या मानना था। ठीक है, दूसरा ये मानना था कि उनका कहना था कि जैसे उनकी माँ, उनकी जो मॉम एक मिडवाइफ थी, जिनका काम था बेबी डिलीवरी हेल्प इन बेबी डिलीवरी, बेबी डिलीवर कराने में हेल्प कराना। ठीक है, बेबी डिलीवर करवाना उनका एक ये रोल था। वैसे ही सॉक्रेट्स का काम था क्वेश्चंस पूछ के लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करवाना। ठीक है, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने में मजबूर कर देना, उनसे क्वेश्चन पूछ के उनको ये फोर्स करना कि वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना सीखे। तो ये कहना है कि जैसे एक मिडवाइफ का काम है बेबी डिलीवरी करवाना, जैसे एक गुरु का काम है टू डिस्पर्स नॉलेज टू his or her students, उसी तरह से एक फिलोसोफर का रोल ये है टू फोर्स पीपल टू लुक फॉर रैशनैलिटी और लॉजिक बिहाइंड देयर एक्शंस। मतलब कि जिस एक्शन में लॉजिक नहीं है वो एक्शन मत कीजिए, जिस एक्शन में लॉजिक है और वो बैठता है फिट उस सिचुएशन में, वो एक्शन कीजिए।
एंड इसको आप पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे एक फिलोसोफर का काम है टू फोर्स पीपल टू लुक फॉर रैशनलिटी और लॉजिक बिहाइंड देयर एक्शन, उसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक आईएएस आईपीएस आईआरएस वगैरह का काम है टू ब्रिंग द सोसाइटी ऑन द राइट पाथ, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में काफ़ी सोशल इवेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कभी कई बार सिचुएशन आएगी कि एक पर्टिकुलर विलेज में चाइल्ड मैरिजेस के केस बहुत रैम्पेंट हो रहे हैं, आप वहाँ के डीएम हैं, आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे? वो आपका काम है, वो आपका रोल है कि उस सोसाइटी को उस सोशल इवेल से मुक्त करना। इसलिए अगर आप ये फिलोसोफर के क्रक्स को समझ पाए तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे। इसलिए लॉजिक ढूंढो हर एक्शन में। अगर आपको कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं मिल रहा है वो एक्शन मत कीजिए, अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली वो कीजिए, तब वहाँ एथिक्स अनएथिकल या एथिकल एक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। नैतिकता या अनैतिकता का कोई सवाल नहीं उठता वहाँ पर, क्योंकि अगर आपके एक्शन में लॉजिक है, लॉजिक मतलब प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, तो वो एक्शन एथिकल है। सिंपल, ये सॉक्रेट्स का बहुत सिंपल कहना था। एंड आपको लॉजिक कहाँ से मिलेगा, रैशनल कहाँ से मिलेगा? जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे खुद को, आप इनलाइटन होगे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन भी करना चाहिए, बिकॉज कई बार हमें वो इंट्रोस्पेक्ट करने में फोर्स करता है, हमें वो उस पाथ पे ले जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंटर देखें इसमें सॉक्रेट्स के इसमें, तो उनका ये कहना था कि ऐसा देश जिसके पास मैक्सिमम नॉलेज है वो राइट है, क्योंकि नॉलेज से क्या आता है, लॉजिक जनरेट होता है, और अगर लॉजिक की बेस पे एक्शन किया जाए तो वो एथिकल ही है, ये इनका कहना था। ठीक है, अगर कोई कंट्री के पास मैक्सिमम नॉलेज मैक्सिमम विजडम ही नहीं है तो वो कभी लॉजिकली एक्ट कर ही नहीं सकती। जैसे नॉर्थ कोरिया, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई चीज़, उसका बस गुस्सा आया कर दिया, बम फोड़ दिया, गुस्सा आया टेस्ट कर दिया। बट इंडिया इज ए कंट्री जहाँ पर हमारे वेदास आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। वहाँ पर हम लोग पीसफुली एक्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग पाकिस्तान जैसी कंट्री जो इतनी डिटरेंट है, इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो इतनी ज़्यादा वायलेंट है, जो हर चीज़ में वायलेंस ढूंढती है, वायलेंस करती है, उसको हम लोग बहुत पीसफुली हैंडल करते हैं। एंड आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि चाइना जो उसके चाइनीज़ एग्रेशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी तक वॉर होने की बहुत पॉसिबिलिटी हमें दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर पीसफुल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि हमारे नॉलेज बहुत है और हमारी नॉलेज हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड इसलिए हम लोग जो हमारे एक्शंस होते हैं वो बहुत राइट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम चाइना के साथ उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे तो वो वॉर को लीड कर देगा, इसलिए हम लोग बहुत पीसफुल नेगोशिएशंस कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरह उन्हीं की लैंग्वेज में, मतलब उन्हीं की तरह हम भी उनके उसमें इंग्रेशन करने लग जाए, भेजने लग जाए पीपल लोगों को कि वहाँ जाके बॉम्ब फोड़ो वगैरह करो, तो हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उनका ये भी कहना था सोक्रेट्स है कि नॉलेज शुड ऑलवेज ऑलवेज प्रिवेल। इसलिए हम लोग बोलते हैं वाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज अ नेशन। ठीक है, मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज अ नेशन। वो इसलिए है क्योंकि जहाँ नॉलेज होगी वहाँ लॉजिक होगा, जहाँ लॉजिक होगा वहाँ एक्शन राइट होगा, और जहाँ एक्शन राइट होगा वो वहाँ एथिकल या फिर एथिक्स विल प्रिवेल। ठीक है, फिर उन्होंने एक और थ्योरी दैट इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म थ्योरी को क्या किया, डिस्कार्ड किया। इस थ्योरी से क्या मतलब, इसका मतलब क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म थ्योरी का, कि भले ही एक पर्टिकुलर फॉल्स स्टेटमेंट को, फॉल्स एक्शन को या फिर फॉल्स स्टेटमेंट को मेजॉरिटी पीपल राइट माने, इट डज नॉट मीन कि वो राइट है। जैसे कि हमारे यहाँ सती प्रैक्टिस होता था एंड वो मैक्सिमम लोग उसको राइट मानते थे, पीपल कंसिडर्ड इट राइट
बट इट वॉज नॉट लॉजिकली राइट। ठीक है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि a right action will be considered wrong if none follows it, and ये भी ज़रूरी नहीं है कि a wrong action will be considered right even if maximum people follows it। ठीक है, ये गांधी जी का भी कहना था कि अगर वो गलत चीज़ मैक्सिमम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि वो सही है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सही एक्शन कोई नहीं कर रहा तो वो गलत है। जैसे करप्शन, बहुत कम लोग ईमानदारी से हर चीज़ करते हैं, बहुत कम गवर्नमेंट ऑफिसर्स ईमानदारी से वो करते हैं, करप्शन बहुत लोग करप्शन करते। तो जो बहुत लोग करप्शन करते डज नॉट मीन करप्शन इज़ राइट, एंड जो बहुत कम लोग करप्शन नहीं करते डज नॉट मीन दे आर रॉन्ग। सो ये है मेजॉरिटेरिज्म की थ्योरी जो सॉक्रेटिस डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, अब एक और इसमें इनका और क्या कहना है कि जब तक हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे एक्शंस में तब्दील नहीं होंगे वो हमारे बिलीफ सिस्टम में रहेंगे, एंड जिस दिन वो हमारे एक्शन में तब्दील होंगे उसको हम लोग हमारी वैल्यू सिस्टम बोल सकते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है। समझ लीजिए, हम बोलते हैं हम ऑनेस्टी में मानते हैं, हम टॉलरेंस में मानते हैं, बट ये अभी आपके बिलीफ सिस्टम में सिर्फ, ठीक है, या आपके बिलीफ सिस्टम में। समझ लीजिए एक सिचुएशन आती है जहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, एंड वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। कम्युनिटी टारगेटेड, और आप भी साथ में मिल गए हो कि हम भी टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी टॉलरेंस जो आप बिलीव करते हो वो आपके एक्शंस में तब्दील नहीं हो रही है। या फिर सिर्फ अनदर एग्जांपल लीजिए कि आप एक क्यू में खड़े हैं, लाइन क्यू में, एंड आप मानते हैं कि आपको जंप नहीं करना चाहिए लाइन, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल से कोई चीज़ को अटेंड करना चाहिए, बट आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग भी क्यूज़ को जंप कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, बीच में लाइन में लग रहे हैं, एंड आपने भी वो करना शुरू कर दिया। तो आपके बिलीफ सिस्टम क्या मानती थी कि आपको क्यू कभी जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक्शन में क्या कर रहे हैं, आप क्यू को जंप कर रहे हैं। तो उसको आप आपकी वैल्यू नहीं कह सकते। वैल्यू वही जो आप रियलिटी में प्रैक्टिस करो, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शंस दोनों सिमेट्री में होना चाहिए। अगर आप मानते हो ऑनेस्टी में तो आपको हमेशा सच बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप मानते टॉलरेंस में तो आपके सामने कोई कितना भी कम्युनल वीडियो भेज दे, कुछ भी भेज दे, आपको कभी बायस नहीं होना, या फिर आपके सामने वो दूसरे कम्युनिटी का इंसान आया तो आपको इनटॉलरेंट नहीं होना है उसकी तरफ। देन ओनली यू कैन से कि वो आपकी वैल्यू सिस्टम। तो उनका कहना है कि जब तक आपके बिलीफ सिस्टम आपके एक्शन में तब्दील नहीं होंगे तब तक वो आपके बिलीफ सिस्टम में ही रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। जब आपके एक्शंस आपके बिलीफ सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं पहलू पे, लेकिन जिस दिन वो आपके एक्शन में तब्दील होंगे उसको आप बोल सकते हैं कि वो मेरा वैल्यू सिस्टम है। यस, ठीक है। अगर आपकी वैल्यूज़ है, वन ऑफ द वैल्यूज़ इज़ पंक्चुअलिटी, लेकिन आप रोज़ ऑफिस लेट जाते हैं तो आपकी वैल्यू सिस्टम नहीं है, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम में है कि आप पंक्चुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन एक्चुअल सेंस यू डोंट रिस्पेक्ट इट। ठीक है, फिर और क्या कहना था इनका, तो ये कहना था कि ही हु नोज व्हाट इज़ राइट विल डू राइट। ठीक है, मतलब कि पहला तो क्वेश्चन करो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन करो प्लस इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर आप नॉलेज गेन करोगे, एंड नॉलेज से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर आपको पता है क्या राइट है आप राइट ही करोगे, आप रॉन्ग बहुत कम करोगे? तो इसका एक रीज़न है, जो आप मानते हो, ठीक है, कि मर्डर करना बुरी बात है, जब आप मानते हो कि अनपंक्चुअल रहना बहुत बुरी बात है, आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो उसको, आप उसको प्रैक्टिकल सेंस में मिलाते हो, तो आपको पता है व्हाट इज़ राइट। राइट क्या है? दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करना, लाइफ की रिस्पेक्ट करना, राइट। गलती से समझ लीजिए आप गाड़ी चला रहे एंड गलती से एक्सीडेंट हो जाता है सामने वाले का, तो वो क्या जनरेट करेगा? गिल्ट जनरेट करेगा आप में, मतलब क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। कब होता है?
when there is a contradiction between your value system and present situation. ठीक है, आप मानते हो कि मर्डर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपकी रश ड्राइविंग की वजह से किसी की जान जाते जाते बची है, मतलब इट इज़ अ एक्ट ऑफ एक्सीडेंट, आपने जानबूझ के नहीं किया है, तो उस सेंस में गिल्ट जनरेट होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो आपके लिए वो एक्सीडेंट भी राइट ही है। इसलिए जिसको पता है व्हाट इज़ राइट विल डू ऑलवेज राइट, क्योंकि अगर वो गलत करने की कोशिश करेगा तो गिल्ट या फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जनरेट होगा, जिसको ठीक करने के लिए आप अपने रिएक्शन को वापस राइट करेंगे। फिर उनका एक और कहना था कि वाइजेस्ट इज ही हु नोज ही डज नॉट नो, जिसको पता है, जो अवेयर है अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपनी वीकनेसेस की, वो वाइज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, राइट? आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, एंड हेंस लर्निंग विल कंटिन्यू, लर्निंग विल कंटिन्यू। एंड लाइफ का मतलब ही कंटिन्यूस लर्निंग होता है, ठीक है? एंड अगर आप ये मानते हैं कि आपको नॉलेज है सारी, आपको इस दुनिया, आप सबसे नॉलेजेबल पर्सन इस दुनिया में, उसी दिन आपकी लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इसलिए वाइजेस्ट ही हु नोज ही डज नॉट नो। इनफैक्ट अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपकी वीकनेस पता है, वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज आप उस पर एक्ट करेंगे, आप उसको सुधारेंगे, एंड आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करेंगे, ठीक है? जैसे अगर आपको पता है आपके कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे जो आपके वीक है, ताकि वो आप स्ट्रॉन्ग कर पाए एंड आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सेल कर पाए, ठीक है? एंड उनका लास्ट कहना ये है कि जो पर्सन के पास नॉलेज है, विजडम है, वो वर्चुअस। बेसिकली ये दिस इज़ ऑल अबाउट सॉक्रेट्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्लेटो की तरफ। ये स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स थे, इन्होंने सॉक्रेट्स की जितनी भी टीचिंग्स है उसके बारे में लिखा है, एंड उनका एक वुमेन के प्रति एक बहुत पॉजिटिव वो था कि यस वुमेन कैन बी रूलर्स, ठीक है? पॉजिटिव नोशन था उनका टूवर्ड्स वुमेन। उनके अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो दो उसमें बटी हुई है, एक वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। वर्ल्ड ऑफ सेंसेस मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग पे बेस्ड है, कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है? वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? अब जो ये वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग से डील करती है, जहाँ पर हम हर चीज़ जो है मटेरियलिस्टिक वे में देखते हैं, उनका ये कहना है कि ये वर्ल्ड जो है ट्रांजिएंट है, मतलब एक आएगा दूसरा जाएगा, ठीक है? मतलब कि ह्यूमन्स विल कम एंड ह्यूमन्स विल गो। तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग से डील करता है। एंड दूसरा है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, जो कि एक आइडिया है कि येस द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन अ होल, और ये परमानेंट है, ये आइडिया। यस, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया आएगी दुनिया जाएगी, दुनिया तो वही रहने वाली है। तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, ठीक है? और उनके हिसाब से वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इज़ इम्पोर्टेंट एंड नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग। एंड ये हमारे बहुत सारे रिलीजन का भी कहना है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन मटेरियलिस्टिक गेन्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सोल पार्ट, मोक्ष जिसको कहते हैं, ठीक है? हेंस वी शुड नॉट फोकस ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि वो आएगी वो जाएगी। मनी विल कम एंड मनी विल गो, मनी विल कम एंड मनी विल गो, राइट? बट what is permanent? Happiness, ठीक है? That is the idea of happiness. World of ideas, that happiness exists, ठीक है? तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, दो तरह की दुनिया होती है, ठीक है? एंड उनका ये भी कहना है कि हम कभी भी ट्रू नॉलेज नहीं गेन कर सकते इन वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। जैसे कि समझ लीजिए हमने गांधी जी के बारे में पूरी नॉलेज गेन कर ली, उनकी लाइफ हिस्ट्री सब वगैरह, बट क्या आप पूरी ह्यूमन रेस के बारे में जान पाएंगे बाय नोइंग गांधी जी अलोन?
तो इनका ये कहना है कि सिर्फ वर्ल्ड ऑफ सेंसेस के बारे में जान के हम लोग पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं ले सकते, इसलिए वो ट्रू नॉलेज नहीं, क्योंकि वो ट्रांजिएंट है। बट जब हम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं कि यस ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट एज एन आइडिया एज अ होल, कि यस देयर एग्जिस्ट अ वर्ल्ड, देयर एग्जिस्ट अ गैलेक्सी, देयर एग्जिस्ट अ ह्यूमन बींग, तो उसके बारे में जब हम नॉलेज लेते हैं तो हमें पूरे एक ट्रू नॉलेज आती है, ठीक है, एक ट्रू नॉलेज हम गेन करते हैं, राइट। तो ये है प्लेटो के बारे में, इनके बारे में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने कही है, जैसे कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए। इन्होंने तो पहले बोला है कि उन्होंने कंपेयर किया एक आइडल स्टेट टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब एक आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए, एंड उस ह्यूमन बीइंग को इन्होंने बॉडी और सोल में डिवाइड किया है। बॉडी जो कि ट्रांजिएंट है, दैट इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, एंड सोल विच इज़ परमानेंट, दैट इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, कि एक सोल का एक आइडिया है, ठीक है। बॉडी को भी इन्होंने हेड, चेस्ट और स्टमक में डिवाइड किया है। सोल को इन्होंने रीजन विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड बाय विजडम, will which needs to be satisfied by the courage, and appetite which needs to be satisfied by temperance, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि आप आपका जो विजडम है, आपका जो रीज़न है वो हमेशा आपका जो रीज़न है वो हमेशा विजडम द्वारा ही सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। मतलब कि आप जब अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में लाएंगे तभी आप रीज़न कर पाएंगे, राइट। फिर इनका कहना है कि आपकी जो विल पावर है उसमें करेज होनी चाहिए, उसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। एंड आपको जो एपिटाइट है, भूख है, भूख मतलब नॉट ओनली अबाउट फूड, या फिर इट डील्स विद एवरीथिंग, आपका एम्बिशन है या फिर आपकी मनी की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत, एपिटाइट, उसमें हमेशा टेम्परेंस होना चाहिए, मतलब कि कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपके एम्बिशन में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप दिन भर डे ड्रीमिंग कर रहे हो अपने एम्बिशन के बारे में। आपको हार्डवर्क आप तभी कर पाओगे जब आप अपने एम से डिटैच हो पाओगे, ये भगवद गीता में भी कहा गया, ठीक है। तो वैसे ही इनका मानना है, इन्होंने बॉडी को 3 में डिवाइड किया, हेड, चेस्ट, स्टमक, एंड सोल को भी इन्होंने रीजन, विल एंड एपिटाइट, ठीक है। रीजन आपका प्रॉपर तभी आएगा जब आप में विजडम होगा, एंड आपकी जो विल है, विल पावर है, उसमें करेज होना चाहिए, एंड जो आपका एपिटाइट है उसमें टेम्परेंस होना चाहिए। सो रीजन शुड हैव विजडम, मतलब विजडम के थ्रू रीजन आएगा, विल में करेज होना चाहिए, एपिटाइट में टेम्परेंस होना चाहिए। एंड अगर आपके इसमें ये तीनों वर्चूस आ गए, वर्चू ऑफ विजडम, वर्चू ऑफ करेज, वर्चू ऑफ टेम्परेंस, तो आपका सोल जो है वो सेटिस्फाइड ही रहेगा हमेशा, ठीक है। उन्होंने बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने एक आइडल स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री को ह्यूमन बॉडी से कैसे कंपेयर किया, हम देखते हैं। कंट्री को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया है फॉर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ वर्चू, वर्चू क्या होता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है बेसिकली, इसको हम पहले तो ये समझ लीजिए कि उनके हिसाब से एक वर्चुअस पर्सन कौन है, हुज रीजन विल हैव विजडम, जिनके विल में करेज होगा, जिसमें बोला, एंड हैबिटेट विल हैव टेम्परेंस, विल हैव कंट्रोल एवरीथिंग, एम्बिशन में कंट्रोल होना चाहिए। देन मनी, जब आप पैसों की लालसा रखते हैं तो उसमें ग्रीड नहीं होना चाहिए, उसमें लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतना ही पैसा होना चाहिए आपको सेटिस्फाई कर पाए, कंट्रोल हो कर पाए, ठीक है। अगर ये तीनों वर्चू है आप में तो फोर्थ वर्चू ऑफ जस्टिस अपने आप आ जाएगा। मतलब कि अगर आप सेटिस्फाइड है फॉर विद व्हाट यू हैव, तो क्या होगा, आप अनएथिकली कभी एक्ट नहीं करेंगे, अनएथिकली आप कभी एक्ट। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपकी ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। आप जॉब करते हैं, क्यों, फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। मनी क्यों अर्न करते हैं, टू सेटिस्फाई योर नीड्स, योर नीड्स। अब अगर आप सिर्फ नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप जितना अर्न कर रहे होंगे आप उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। तो क्या आप करप्शन करेंगे, नहीं, करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी नीड्स ग्रीड में तब्दील हो जाती है तो आप अपनी अर्निंग से कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, अर्निंग से नेवर सेटिस्फाइड,
एंड जब अपनी अर्निंग से कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे तो आप करप्शन करते हैं। इस दुनिया में जितने भी मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो होते हैं, 90% क्राइम्स वो पैसों के लिए होता है, राइट। किसी कंट्री को पावरफुल बनना है तो वो सोचता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। किसी फ्रेंड को अपने दूसरे फ्रेंड से कंपेयर करना होता है तो वो बोलता है कि मैं इतना कमाता हूँ तो उससे इतना ज़्यादा कमाता हूँ। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? प्रॉपर्टी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि प्रॉपर्टी से बहुत पैसा मिलता है, इसलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, इसलिए मर्डर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर बिकॉज ऑफ मनी, एंड वो इसलिए होता है क्योंकि पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर नीड्स। पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर नीड्स, इसलिए वो ग्रीड्स में बदल जाते हैं। एंड जब वो ग्रीड में बदल जाता है तब आप क्राइम करते हैं, ठीक है। एंड उस दौर पे ये तब भी होता है जब आप में विजडम नहीं है, आप में करेज नहीं है, और एपेटाइट तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब आपके ऐसे तीनों होते हैं तो ये चीज़ जस्टनेस अपने आप आ जाती है, एथिकल एक्शन अपने आप आ जाता है। इसलिए एक वर्चुअस पर्सन वो होता है जिसके रीज़न में विजडम होता है, ठीक है, जो अपनी नॉलेज के बेस पे, एप्लीकेबिलिटी पे अपनी रीजनिंग लगाता है, ठीक है, जिसके विल में करेज होता है, दम होता है, ठीक है, कि सही को सही ठहराना, गलत को गलत ठहराना। एंड एपेटाइट में कंट्रोल होता है एवरी एस्पेक्ट में, ठीक है, उसमें जस्टनेस अपने आप आ जाती है। वहाँ अनएथिकल का सवाल नहीं आता क्योंकि वो एक्ट नहीं करेगा अनएथिकली, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उसमें कंट्रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि वाई डू पीपल डू क्राइम। वो तब होता है बिकॉज दे आर नॉट satisfied with what they have, and why they are not satisfied? Because they have no temperance, ठीक है। बीमारियाँ क्यों होती? कैंसर्स ड्यू टू सिगरेट, क्योंकि दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर द यूसेज ऑफ सिगरेट। लोग 10-10 सिगरेट एक दिन में फूक लेते हैं। तो अगर उनका खुद पे कंट्रोल होगा तो वो सिगरेट को हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार करेंगे तो बीमारियाँ कम होगी। इसलिए एंड उसी के पैरेलल में उन्होंने कहा कि इसको हम जस्ट स्टेट से कैसे कर सकते हैं। तो रूलर जो है वो हेड होता है, जैसे हमारी बॉडी का हेड है वैसे रूलर एक हेड, उसके पास विजडम होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके पास विजडम होगी तभी वो रीजनिंग कर पाएगा प्रॉपर, राइट, या फिर रीजनिंग के थ्रू विजडम डेवलप कर पाएगा, राइट। फिर एक आर्मी जो हमारी चेस्ट से कंपेयर किया है बॉडी की, उसके पास करेज होना चाहिए। करेज ही नहीं है तो वो लड़े कैसे? वो भाग जाएगी डर के, फिर करेज नहीं होगा तो। एंड सिटीजन्स जो स्टमक से कंपेयर किया है शुड हैव टेम्परेंस। क्यों? अगर सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं रहे तो स्टेट जो है वो गिर सकता है, ठीक है। अगर सिटीजन बहुत अननेसेसरी मांग करने लग गए तो क्या होगा? स्टेट के पास तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, स्टेट के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, वो कैसे प्रॉपरली बांट पाएगा उसको अगर उसको सिटीजन्स एक्स्ट्रा डिमांड करने लग गए। इसलिए सिटीजन विच he compared to it as a stomach should have temperance, army with chest should have courage, and ruler with head should have wisdom। तो इसको अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं बहुत अच्छे से दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी और सोल में डिवाइडेड है। सोल में रीजन, विल, एपेटाइट विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड बाय विजडम, करेज एंड टेम्परेंस। Hence, ruler, which is the head, should have reason, which is satisfied by wisdom. Soldier, which is a chest, should have willpower, which is satisfied by courage. And people, which is the stomach, who have appetite, भूख होती है ना, needs होती है citizens की, should be satisfied by temperance, should have a control over their needs. Hence, जिनके पास ये एरिया है उसको हम लोग वर्चुअस ह्यूमन बोलते हैं। एंड जब हम ये बोलते हैं ये पूरा ब्रॉडर एरिया जहाँ पर रूलर विच इज़ द हेड विच हैव रीजन विच इज सेटिस्फाइड विद विजडम, एंड ये जो तीनों फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग आइडियल स्टेट बोलते हैं, क्योंकि वो स्टेट कभी स्टम्बल नहीं करेगा, उसमें बैलेंस बना रहेगा, क्या बोलते हैं, कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, हारमोनी बनी रहेगी, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड विद ईच अदर, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मिथ ऑफ केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिथ ऑफ केव में उन्होंने एक स्टोरी दी थी कि बेसिकली क्या है कि एक केव है
ठीक है, उसमें फायर जल रही है पीछे, ठीक है, मतलब कि उसमें ऐसा है कि वो केव की तरफ फेस कर रहे हैं एंड उनके पीछे फायर जल रही है, ठीक है, समझ लीजिए ये लोग हैं कुछ जो केव को फेस कर रहे हैं एंड उनके पीछे फायर जल रही है, यानी फायर जो जल रही है उसकी शैडो जो है इनकी लिट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इनकी एक एक शैडो है यहाँ पर। अब ये लोग इस तरह से बैठे हुए कि इनकी गर्दन बिल्कुल मूव नहीं कर सकती एंड वो इतनी ही मूव कर सकती कि ये सामने वाले का शैडो देख पाए, ठीक है, मतलब ये लोग इतना भी नहीं देख सकते कि इनकी बाजू में एक ह्यूमन है, तो इनके लिए शैडो ही रियलिटी है। अब क्या होता है, सडनली एक इंसान उठता है एंड वो बाहर जाके देखता है कि बाहर की दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है, फिर यही इंसान बोलता है कि हम लोग क्योंकि हमने अपना नेक सर एक ही जगह फोकस कराया था, हमने बहुत हम रिजिड होके बैठे थे, राइट, मतलब रिजिडिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी नहीं गर्दन में कि वो इधर उधर मूव कर सके, इसलिए हमें जो दिखाई दे रहा था वो हम सच मान के चल रहे थे। तो इसलिए वो बाहर आया, जब उसको देखा कितना दुनिया सुंदर है, तो वो फिर आता है अपने साथियों के पास और बोलता है कि देखो बाहर जाके दुनिया कितनी सुंदर है, हम यहाँ फालतू के बैठे हुए, ये सच्चाई नहीं है जो हमें दिख रही है सामने। अब बाकी लोगों ने क्या किया, इसको मार दिया, ठीक है, इस पर्सन को उसने सब लोगों ने चढ़ के मार दी। यही चीज़ सोसाइटी में भी हो रही है। एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी में जब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, समझ लो सब सती था, ठीक है, तो पूरी सोसाइटी उस चीज़ में मानती थी, रिजिड थी बहुत कि सती सही है सही है सही है, कोई लॉजिक कोई रीजनिंग कुछ नहीं कर रहा था। कोई बाहर से इंसान आता बोलता है ये गलत है, तो काफ़ी लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उस इंसान के प्रति। तो यही हम आज की रियलिटी है कि वाई रीजनिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड हमें रिजिड क्यों नहीं बनना चाहिए। रिजिड बनेंगे तो ये जो मिथ ऑफ केव जो बताया ना उन्होंने, वही चीज़ होने वाली है, ठीक है, कि सारी सोसाइटी हम पे एक इंसान पे हावी पड़ जाती है क्योंकि वो चेंज लाना चाहता है, और चेंज तभी होगा जब हम देखेंगे आजू बाजू, हम रीजनिंग करेंगे, ठीक है, तो ये है मिथ ऑफ केव। अब लास्ट उस पर चलते हैं एरिस्टोटल पे। ये एक पर्सन थे ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट किया था। उन्होंने दो चीज़ दी थी, एक दिया था पर्पस, एक दिया था फंक्शनिंग। पर्पस क्या है, ह्यूमन लाइफ का हैप्पीनेस, यूडेमोनिया, जो कि अचीव हो सकती है थ्रू प्रॉपर फंक्शनिंग, एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन क्या है, टू रीजन और लॉजिक। जैसे एक पेन का फंक्शन है टू राइट, ठीक है, एक पेन का फंक्शन है टू राइट, अगर वो नहीं लिख पाता तो वो बैड पेन है। नाइफ का फंक्शन है टू कट, अगर वो नहीं कट कर पाती तो वो बैड नाइफ है, ठीक है। वैसे एक ह्यूमन का फंक्शन है, क्योंकि वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है, इट इज़ अ सोशल एनिमल, हेंस टू लिव इन अ सोसाइटी पीसफुली, पीसफुल लिविंग के लिए रीजनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हेंस रीजन करने से सोसाइटी टुगेदरनेस, सोसाइटी पीस जनरेट होती है, एंड हेंस इन दैट सेंस यू बिकम अ वर्चुअस पर्सन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ टू एक्सट्रीम्स, एक है डेफिशिएंसी, एक है एक्सेस, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है, अगर ये लाइन है तो ये है डेफिशिएंसी, ये है एक्सट्रीम, एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डन मीन, जो कि दोनों के बीच में आता है, मध्यम पात। डेफिशिएंसी मतलब समझ लीजिए लेजीनेस, एक्सट्रीम मतलब ग्रीड, इन दोनों गोल्डन मीन क्या है, एम्बिशन। आप आईएएस वगैरह बन रहे हैं तो आप जब कुछ नहीं करते और डे ड्रीमिंग करते हैं तो आप लेजीनेस, आप लेजी बन रहे हैं। जब काम तो करते हैं लेकिन आप डे ड्रीमिंग ये करते हैं कि मुझे गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप ग्रीड, मतलब आप बहुत ग्रीडी हो रहे हैं उस पर्टिकुलर उसके लिए, सर्विस के लिए। लेकिन जब आप इसलिए आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं क्योंकि आपको सर्व करना है एंड आप एक बहुत बैलेंस इंसान है, तो आप अपने एम्बिशन को एक्चुअल में फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए आपको जब भी यूपीएससी में जाना हो, एंटर करना हो गेम में, तो डोंट एंटर विद द मोटिव ऑफ लाल बत्ती गाड़ी,
बड़ा बंगलो, ये सब, बट विद द मोटिव टू सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। ठीक है। सो बेसिकली जो गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट है, इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। जैसे समझ लीजिए एक पर्सन ड्राउन कर रहा है। ठीक है, अ पर्सन इज ड्राउनिंग। अब इसका क्या बोलते हैं, दो एक्सट्रीम्स क्या होंगे। समझ लीजिए आप वहाँ हैं एंड आप कंसिडर करते हैं कि यू डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, बट आपको उसकी मदद करनी। इस केस में गोल्डन मीन क्या होगा और दो एक्सट्रीम्स क्या होंगे। तो पहला एक्सट्रीम तो होगा आप वीडियो बनाओगे उसकी। दूसरा एक्सट्रीम होगा आप बिना सोचे समझे कूद जाओगे उसको बचाने। ठीक है, यू योर सेल्फ विल जम्प टू सेव हिम। टू सेव हिम। इसका गोल्डन मीन क्या होगा। आपको पता है आपको स्विम करना नहीं आता, आप पुलिस को कॉल करोगे। एक और एग्जांपल, एक रॉबरी है, मतलब रॉबरी हुई है एंड जो रॉबर है, मतलब जो समझ लो जो गुंडा है, उसने गन तानी हुई है। ठीक है, गन तानी हुई है वुमेन के ऊपर। अब आप पहला एक्सट्रीम क्या होगा, अगेन वीडियो बनाना, एंड यहाँ पर आप असेस करोगे कि आर यू एलिजिबल। देखोगे कि उसके पास वेपन है तो क्या आप टैकल कर सकते हो उसको या नहीं कर सकते, एंड या फिर आप नॉट एलिजिबल। तो अगर आप नॉट एलिजिबल क्योंकि उसके पास वेपन है आपके पास कुछ नहीं है, तो आप ऑब्वियसली उससे कम पोजीशन पे हो वहाँ पर। तो दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा, आप जाके भिड़ जाओगे, यू विल फाइट विद दैट गून, फाइट करोगे। गोल्डन मीन क्या होगा, अगेन कॉल द पुलिस। बट इसी सिचुएशन में अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास वेपन पड़ा है एक, समझ लो पुलिस के केस में, तो फिर ये फाइट वाला एक्सट्रीम एक्सट्रीम में नहीं आएगा, वो गोल्डन मीन में आएगा। मतलब कि गोल्डन मीन मीन्स, अगर कुछ सिंपल जैसे गोल्डन मीन मीन्स टू बी ऑनेस्ट, अपनी कैपेबिलिटीज़ को असेस करना कि क्या आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम है या नहीं है। आर यू एलिजिबल फॉर हैंडलिंग दैट सिचुएशन और नॉट। एंड वो कब होगा, जब आप रीजनिंग करेंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस पता चलेगी, एंड तब आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो गोल्डन मीन्स इज ऑलवेज अबाउट हैंडलिंग अ सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। सो कोई भी प्रॉब्लम जब भी अकर करती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हार्ड ट्रूथ कि नहीं आता आपको स्विम करना। आपको कोई दुख नहीं मनाना है कि आपको स्विम करना नहीं आता, इसलिए आपको दूसरी तरह से एक्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड गोल्डन मीन। Hence, if any problem is occurring, then the hard truth must be delivered gracefully without harming the person in front of you. अब इसका एक और एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आप डॉक्टर हैं एंड आप नहीं बचा पाए पेशेंट को, ब्रेन डेड है वो, तो आप सामने वाले फैमिली को कैसे बोलोगे, अरे आपका बच्चा मर गया, ब्रेन डेड है वो। आप उसे रैंडमली बोलोगे, या फिर अगर आप में एम्पैथी सिंपैथी नाम की कोई चीज़ है तो आप प्रॉपरली इस तरह से वो हार्ड ट्रूथ को डिलीवर करोगे कि सामने वाले फैमिली को आप एम्पैथी दीजिए, आप सिंपथाइज कीजिए उनके साथ कि वो उसको हैंडल कर पाए। दैट इज मीनिंग ऑफ गोल्डन मीन। ठीक है, बाय असेसिंग, एक्टिंग इन अ सिचुएशन बाय असेसिंग योर प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, बाय एक्टिंग आफ्टर असेसिंग प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन में लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्च्यू इज अडॉप्टिंग गोल्डन मीन बाय असेसिंग योर कैपेबिलिटीज, यू एक्ट ऑन योर वैल्यूज। ठीक है, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल दिए कि प्रैक्टिकल क्या है उस सिचुएशन में। आपको अगर नहीं आता तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। डोंट गो इन योर ईगो कि मुझे क्या बोलते, मुझे तो बचाना है कैसे भी करके, मुझे भले स्विमिंग नहीं आती, तो आप दोनों ही डूब जाओगे। तो पुलिस वालों को एक को नहीं दो को बचाना पड़ेगा। तो रादर देन हेल्पिंग, यू आर क्रिएटिंग ट्रबल इन दैट सिचुएशन। इसलिए हमें हमेशा गोल्डन मीन अपनाना चाहिए, मध्यम पाथ। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए कभी भी।
प्रॉज एंड कॉन्स करके हमें एक मिडिल पाथ हमेशा निकालना चाहिए। और ये अगर आप ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प आएगा, क्योंकि केस स्टडी में द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू एक्ट इन अ वेरी क्या बोलते हैं बैलेंस्ड वे, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, जो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेंस अगर हम इसको समराइज करें तो सॉक्रेट्स का क्या मानना था कि अ पर्सन विद नॉलेज इज वर्चुअस। प्लेटो का ये मानना है कि जिसके रीजन में विजडम है, जिसके विल में करेज है और जिसके एपिटाइट में कंट्रोल है, टेम्परेंस है, वो वर्चुअस है। एरिस्टोटल का मानना है ये है कि वर्चुअस पर्सन वो है जो गोल्डन मीन को अडॉप्ट करता है, क्योंकि जब आप गोल्डन मीन को अडॉप्ट करते हो आप रैशनली सोच के अडॉप्ट करते हो, जब आप रैशनली सोचते हो तो आप वर्चुअस पर्सन कहलाते हो, आप एथिकली एक्ट करते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो 3 हमने थ्योरीज पढ़ी, इनमें प्रॉब्लम क्या थी? नो वन थ्योरी applies to every situation. No one theory applies to every situation. ठीक है, कोई भी थ्योरी पूरी तरह से राइट नहीं है, हर के प्रॉज है, हर के कॉन्स है। हेंस हमें सिचुएशन वाइज सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी थ्योरी लगानी है वहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो हमारा पूरा मुद्दा होता है एथिक्स को लेके, वो होता है एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास को सॉल्व करने में हमें कौन सी थ्योरीज लगाना चाहिए, हम देखते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स है इनके साथ, अप्रोच के साथ, कोई थ्योरी राइट नहीं है। तो हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, पहले तो हमें फैक्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है कि सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कि एक मॉब लिंचिंग हो रही है एंड तुरंत लाठी चार्ज करना ज़रूरी है, वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। लाठी चार्ज इज़ नेसेसरी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में व्हेन यू से डियोंटोलॉजी के हिसाब से फॉलो द रूल्स, और रूल्स क्या कहते हैं कि आपको जाके डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ये सब चीज़ें वगैरह। टेलीलॉजिकल क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंस फोकस करो, क्या है नेसेसरी है, लाठी चार्ज से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगी क्राउड, लाठी चार्ज कर दो विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन। तो सिचुएशन कैसी है, क्या सिचुएशन में डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट, डियोंटोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी है, किसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने होंगे, क्या होगा प्रॉस, क्या होगा कॉन्स, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना। और कब कर पाएंगे, जब आप फैक्ट्स को देख पाएंगे कि सिचुएशन कैसी है, क्या सिचुएशन को रूल से हैंडल किया जा सकता है। जैसे निर्भया केस में क्या ज़रूरत थी रूल्स फॉलो करने की, बिकॉज रूल से डिले हुआ, एंड उस बीच कितने निर्भया केस हो चुके हैं। क्या रूल्स फॉलो करना ज़रूरी हर सिचुएशन में, या क्या कभी कभी हमें सिर्फ एंड पे फोकस करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन है। फिर हमें हर तरह से देखना चाहिए कि डियोंटोलॉजी से करेंगे तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, टेलीलॉजिकल से करेंगे तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, एंड फिर हमें डिसाइड करना चाहिए हमारा एक्शन। एंड यही पूरा स्ट्रक्चर आपकी केस स्टडी सॉल्व करने का होगा। कोई भी केस स्टडी आती है, अपने पेपर में हमेशा फैक्ट्स को लिखिए कि बेसिकली फैक्ट्स में क्या क्या आएगा। तो बेसिकली एथिकल डिलेमास क्या क्या है इसमें सिचुएशन में, दूसरा आएगा कि क्या बोलते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। स्टेक होल्डर्स मतलब किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा डिसीजन का हमारे, ये कर दिया। फिर इवेल्युएट अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेस, ऑप्शन ए है मेरे पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, एंड हर किसी के नीचे उसका पॉजिटिव लिखिए, उसका नेगेटिव लिखिए, एंड इस पूरे रिसर्च पे आप डिसाइड करिए कि आप एक्शन क्या लेंगे, एंड गिव योर रीजनिंग। दिस इज हाउ यू सॉल्व योर केस स्टडी, दिस इज हाउ टू सॉल्व एथिकल डिलेमास। एंड जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे, प्लीज़ मेक यूज ऑफ दीज 3 थ्योरीज, बिकॉज दीज 3 थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द वर्च्यू एथिक्स जो हमें बोलता है वाई रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो रीजनिंग पे बहुत फोकस कर रहा है। तो यही है बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स। फ्रेमवर्क्स ऑफ एथिक्स यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैल्यूज़ को स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम लीविंग यू विद अ क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई टू सॉल्व, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप क्या सोचते हैं, आप इसमें आप कैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिबेट है एक तरह का, इसमें आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको बता देगा कि हाउ डियोंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजिकल थ्योरी दोनों अपोजिट एंड्स में आ जाते हैं, दोनों डिबेट में कैसे आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी है उसके रिगार्डिंग। सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या अप्रोच है, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो सीरीज़, आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब